नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामाख्या तक लोगों के बीच एक सवाल पर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है कि अब की बार पश्चिम बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी। और पिछले 4 दशकों में तमिलनाडु का ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जिसमें न जयललिता की गूंज सुनाई देगी और न करुणानिधि का अंदाज दिखाई देगा। चुनाव आयोग कभी भी 5 राज्यों में मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव में जीत और वोट बैंक मजबूत करने के लिए हर दांव आजमाए जाएंगे। इसमें रुपहले पर्दे पर अलग अलग किरदार निभाने वाले कलाकार भी वोट मांगते नजर आएंगे। बंगाली अभिनेता यश दासगुप्ता और अतनु राय, अभिनेत्री पापिया अधिकारी, सौमिली विश्वास, मल्लिका बंदोपाध्याय समेत टॉलीवुड के कई चेहरे हाल ही में बीजेपी के रथ पर सवार हुए हैं। फिल्म अभिनेत्री शताब्दी रॉय, मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां पहले से ही ममता बनर्जी के साथ खड़ी हैं और टीएमसी के टिकट से सांसद हैं। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बीच हुई मुलाकात के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में रजनीकांत पहले से ही चुनावी राजनीति से दूर रहने का ऐलान कर चुके हैं और कमल हासन के सियासी असर को लेकर गुनाभाग जारी है। ऐसे में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगी कि वोट बैंक की राजनीति में सिनेमा जगत के सितारे कितने असरदार साबित हुए हैं। दक्षिण भारत के सितारों ने सियासत में जैसी दमदार जगह बनाई, वैसी उत्तर भारत में फिल्मी कलाकार क्यों नहीं बना पाते। उत्तर भारत में ज्यादातर फिल्मी सितारे सियासी पार्टियों के लिए क्यों सिर्फ सजावटी चेहरे ही साबित हुए हैं। राजनीति में उनका जादू करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन, जयललिता या एनटी राव जैसा क्यों नहीं चल पाया। उत्तर की राजनीति दक्षिण की राजनीति से अलग क्यों है। वोट बैंक पॉलिटिक्स के इसी पक्ष को समझाने के लिए हम लेकर आए हैं सितारों का सियासी योग। सियासत पर सिनेमा की सबसे गहरी छाप तमिल राजनीति पर दिखती है। सिल्वर स्क्रीन पर चमकने वाले सितारों से लेकर डायलॉग लिखने वाले पटकथा लेखक तक तमिल सियासत के केंद्र में रहे हैं और ये सिलसिला पिछले 3-4 दशकों से नहीं बल्कि आजादी के पहले से ही जारी है। साल 1931 तमिल सिनेमा की पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई। नाम था कालिदास। इसकी कहानी पौराणिक थी। बावजूद इसके फिल्म कालिदास में महात्मा गांधी की तारीफ में एक गीत डाला गया। दरअसल तमिल कलाकार पहले से ही आजादी की लड़ाई में सक्रिय थे। उन्होंने अपनी विचारधारा और राजनीतिक सक्रियता को फिल्मों में डालना शुरू किया। सिनेमा को राजनीतिक प्रचार के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की परंपरा का श्री गणेश भी किया। राजनीतिक मंचों पर तमिल सिनेमा से जुड़े कलाकार दिखने लगे। इनमें से एक थी केबी सुंदराम्बलम। उन्होंने आजादी से पहले लोगों से कांग्रेस से जुड़ने की अपील की। वो आजादी के बाद भी कांग्रेस से जुड़ी रहीं और विधानसभा पहुंचने वाले हिंदुस्तान की पहली सिने कलाकार बन गई। लेकिन तमिल सियासत पर सबसे असरदार छाप दिखी पेरियार ईवी रामासामी की अगुवाई में हुए दलित और पिछड़ी जातियों को बराबरी का हक दिलवाने को लेकर हुए आंदोलन से। इसी आंदोलन से जुड़े थे सीएन अन्नादुरई, जो फिल्मों और नाटकों की स्क्रिप्ट लिखते थे। अन्नादुरई ने तमिल सिनेमा का इस्तेमाल बड़े स्तर पर राजनीतिक प्रचार के लिए शुरू किया। तमिल समाज पर द्रविड़ आंदोलन और सिनेमा का जबरदस्त प्रभाव है। नाटकों के डायलॉग लिखते लिखते सीएन अन्नादुरई तमिल समाज पर फिल्म कलाकारों के असर को अच्छी तरह भांप चुके थे।
वैचारिक मतभेद की वजह से पेरियार रामास्वामी और अन्नादुराई की राहें पहले ही अलग हो चुकी थी। ऐसे में 1956 में अन्नादुराई ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएम के नाम से अलग पार्टी बनाई और तमिल सिनेमा के बड़े कलाकारों और लेखकों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तमिल समाज में अगर आप देखें तो ज़्यादातर जिसको हम लोग दलित या निम्न जाति कहते हैं, वैसी जातियों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, ब्राह्मण कम हैं। लेकिन चूँकि ब्राह्मण हर जगह रूल करते थे तो वहाँ भी रूल करते थे, उसके विरोध में ये सारी चीज़ें शुरू हुई और सिनेमा उनका बहुत सहयोगी बना। और तमिलनाडु में एक परंपरा रही है कि सब कुछ बहुत ही भव्य हो, बहुत स्पेक्टिकल हो, तो उस परंपरा में सिनेमा उनका बहुत सहयोगी बना और अन्नादुराई ने इसका इस्तेमाल किया। अन्नादुराई ने सबसे पहले इस्तेमाल किया। NS कृष्णन, MR राधा, शिवाजी गणेशन, SS राजेंद्रन, MG रामचंद्रन, M करुणानिधि जैसे चेहरे डीएमके के मंच पर दिखने लगे। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार्स का स्थानीय लोगों के साथ जुड़ाव बहुत ज्यादा था और इसकी वजह भी खास थी। वहाँ के सितारों ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाया। जो पैसा कमाया उसका 30-40% उन्होंने समाज पर खर्च किया, इससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसलिए वो चुनाव भी जीते। वहाँ की राजनीति में सितारों का प्रवेश इसीलिए हुआ कि उन्होंने अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा गरीबों की पढ़ाई लिखाई पर, बीमारों के इलाज पर खर्च किया है। अन्नादुराई की कलम से निकले चंद्रमोहन, कदाल ज्योति, वेलाइकरी, निधि देवन मैक्कम और इरावी जैसे नाटकों ने तमिल रंगमंच पर अपनी खास पहचान तो बनाई ही, समाज के आम और खास के दिलों में भी जगह बना चुके थे। तमिल समाज के भीतर का ज्वार अन्नादुराई के नाटकों के जरिए सामने आ रहा था। उनकी सभाओं में लोगों का सैलाब उमड़ने लगा। शुरू में अन्नादुराई वो फिल्मी राइटर थे। वो फिल्मों में स्क्रीन प्ले लिखना शुरू कर दिया और बाद में सीएम बन गया तमिलनाडु का। और उनके साथ वो करुणानिधि को भी लेके आए। वो महा ओरेटर, वो बात करते समय हम सुनते ही दंग रह जाएंगे। पहले पर्दे के सितारों की लोकप्रियता और मौजूदगी ने डीएमके की अगुवाई में द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू किया। संभवतः उनके दिमाग में तमिल विद्वान तिरुवरूर वी कल्याण सुंदरम के ये शब्द गूंज रहे होंगे। दुनिया की सभी भाषाओं में ये हमारी तमिल माँ है जो आज सबसे ज्यादा अपमानजनक स्थिति में है। हमारी माँ दुनिया की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और सबसे गौरवशाली है। आज उस ऊंची चोटी से गिर चुकी है जहां उसका स्थान था। 60 के दशक में हिंदी के खिलाफ हुए आंदोलन ने डीएमके को तमिलनाडु के सियासी फलक पर बड़ी पहचान दिलाई। मजबूत वैचारिक जमीन और चमकदार चेहरों के साझा संघर्ष का ही कमाल था कि 1967 में डीएमके ने सूबे से कांग्रेस का सफाया कर दिया। तमिलनाडु के 222 सीटों में से 137 पर डीएमके ने जीत हासिल की। तमिल राजनीति में हुए इस चमत्कार ने सबको दंग कर दिया। तमिल सिनेमा से जुड़े सुपरस्टार्स और लेखकों ने सूबे के सियासी धरा बदल दी। डीएमके की सरकार बनी और सीएन अन्नादुराई मुख्यमंत्री। उनके साथ मजबूती से खड़े थे उस दौर के मशहूर पटकथा लेखक एम करुणानिधि। पहली बार अन्नादुराई 1967 में चुनाव जीत के पहली बार एक ऑपोजिशन विपक्ष के सरकार बनाने में कामयाब हुआ। उनके साथ निकटवर्ती थे एमजीआर जो एमजी रामचंद्रन, एम करुणानिधि और शिवाजी गणेशन जो बाद में कांग्रेस के खेमे में गए। 3 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री अन्नादुराई ने आखिरी सांस ली। अपने 678 दिन के कार्यकाल में उन्होंने 2 भाषा यानी तमिल और अंग्रेजी समाज सुधार और सरकारी मदद को लेकर लकीर खींची। उसी को आज भी तमिल राजनीति चमकदार बनाने में जुटी हुई है। अन्नादुराई ने अपनी कलम से सिनेमा और नाटक में द्रविड़ समाज से जुड़े ऐसे मुद्दों को और ऐसे कलाकारों को गढ़ा जिनमें वहां के आम आदमी ने अपना अक्स देखा। उन्हें अपने समाज की चुनौतियों से लड़ने वाला नायक की तरह देखा।
इससे तमिल सिनेमा तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ। पर्दे पर दिखने वाले तमिल सिनेमा के कलाकारों ने जब राजनीतिक मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू किया तो लोगों ने उन पर आंख बंद कर कर भरोसा किया। द्रविड़ राजनीति, तमिल जुबान से मोहब्बत, हिंदी थोपे जाने का विरोध और ब्राह्मण वर्चस्व के विरोध की बुनियाद पर खड़ी थी। अन्नादुरई के निधन के बाद इसे आगे बढ़ाया तमिल सिनेमा के लेखक और कवि एम करुणानिधि ने। उनके साथ मजबूती से खड़े थे मारुदुर गोपालन रामचंद्रन यानी एमजीआर, जो अपनी जवानी के दिनों से ही अक्सर खादी के कपड़ों में नजर आते थे। राष्ट्रवादी नाटकों के जरिए तमिल समाज में पहले ही उनकी छवि जननायक की बन चुकी थी। बाद में फिल्मों में रोमांस और एक्शन वाले रोल के दम पर उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। रुपहले पर्दे पर मिली बेशुमार लोकप्रियता को एमजीआर ने सियासत में जमकर भुनाया। एमजी रामचंद्रन की तमिल फिल्म इंडस्ट्री में छवि एक रोमांटिक और एक्शन हीरो की थी, जो हर किरदार को पूरी शिद्दत से निभाते और दर्शकों के दिलों पर किसी चक्रवर्ती राजा की तरह राज करते थे। करुणानिधि ने एमजी रामचंद्रन को अपना फेस बनाया और एमजी रामचंद्रन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लाइफ लॉन्ग कभी भी निगेटिव किरदार पर्दे पर नहीं निभाया। हमेशा पब्लिक का उद्धार करने का, पब्लिक के समर्थन का, इन सारी चीज़ों को वो पोर्ट्रे करते रहे। तो उससे उनकी एक इमेज, छवि जो बनी थी, उनकी इस छवि को गढ़ने में मील का पत्थर साबित हुई 1947 में आई फिल्म राजकुमारी। इस सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी एम करुणानिधि ने। फिल्म राजकुमारी की सफलता के बाद एमजीआर का करीब 3 दशकों तक तमिल सिनेमा में जादू चला। इस दौरान करुणानिधि से उनकी शानदार केमिस्ट्री बैठी, लेकिन सफलता और शोहरत की बुलंदियों पर खड़े एमजीआर के पैर हमेशा जमीन पर रहे। उनके दिल में समाज के गरीब और कमजोर लोगों के लिए खास जगह थी। ऐसे में उनकी मदद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। एमजी रामचंद्रन थोड़े रिजर्व प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना उनको पसंद नहीं था, पर दान पुण्य का काम वो भी करते थे, वो भी नियमित करते थे। तो वो इन बातों का बहुत फर्क पड़ता था। एमजीआर जब गरीबों के बीच होते तो उनकी जुबान बोलती, उनके दुख दर्द में साझेदार बन जाते। उनकी इसी अदा ने उन्हें तमिल समाज में असल जिंदगी का महानायक बना दिया। उन्हें रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर स्थापित करने में अहम किरदार निभाने वाले एम करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, तो डीएमके में एमजी रामचंद्रन की हैसियत नंबर 2 की थी। एमजीआर का लोगों में जुड़ाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 1971 में डीएमके फिर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई। करुणानिधि दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन सत्ता का एक मिजाज ये भी होता है कि आपसी संघर्ष के लिए माहौल बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। उस दौर में सीएम करुणानिधि पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे तो एमजीआर से उनकी तलखी बढ़ने लगी। मामला इस हद तक गया कि करुणानिधि ने एमजीआर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में तमिल सिनेमा और सियासत की एक सुपरहिट जोड़ी टूट गई। 1969 तक वो चीफ मिनिस्टर रहे, जब उनके बाद में करुणानिधि चीफ मिनिस्टर बने, जबकि पॉपुलैरिटी में एमजी रामचंद्रन काफ़ी आगे थे, उनका एक्सेप्टेंस ज़्यादा थे। उसके बावजूद करुणानिधि को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। मगर करुणानिधि का जिस तरह का जो रवैया था, उनका जो एक तरह से तानाशाही कह सकते हैं, उस तरह का जो कार्यक्रम से एमजीआर खुश नहीं थे। एमजीआर ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नाम से अलग पार्टी बना ली। तमिल सरोकार, सिनेमा और सियासत तीनों नदी की धारा की तरह आगे बढ़ रहे थे। तमिल सिनेमा में नायकों को इस तरह पेश किया जाने लगा जैसे वो लोगों से सीधे संवाद कर रहे हों, लोगों की भीड़ को संबोधित कर रहे हों। फिल्मों के थीम में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे प्रमुखता से शामिल किए जाने लगे। एमजीआर के पास काफ़ी पैसा था, करुणानिधि भी लिख के इतना कमा लिया था, तो
पैसे का मोह लेके उन्होंने आया नहीं राजनीति में, बल्कि लोगों को सर्व करना है। अभी मैं ये जब बोलता हूँ ये ऐसा लगेगा कि क्लिशे है, लेकिन वाकई लोगों को सेवा करने के लिए आया। इसलिए उनकी फिल्म भी अच्छी चली और उनकी मीटिंग्स में काफ़ी गर्दी भी आए। जस्ट सिनेमा वाले थे इसलिए नहीं, बल्कि उनको भी सुनने के लिए लोग आते थे। एमजीआर ने भी अपनी पार्टी के प्रचार और विस्तार के लिए तमिल फिल्मों और चेहरों का जमकर इस्तेमाल किया। उसमें ग्लैमर को भी जोड़ा और 1977 में चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले पहले अभिनेता बन गए। एमजीआर की पार्टी से जुड़े लोग उस दौर में संसद पहुंचे और राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी छाप छोड़ने की कोशिश की। तमिल राजनीति में उनकी शख्सियत के सामने दूसरे सियासी दलों के नेताओं की छवि बौनी दिख रही थी। तमिलनाडु की राजनीति सिनेमा जगत से जुड़े दो दिग्गजों की परिक्रमा करने लगी। एक ओर करुणानिधि की अगुवाई वाली डीएमके थी, तो दूसरी ओर एमजीआर की अगुवाई वाली एआईएडीएमके। दोनों ही पार्टियों की वैचारिक धरातल भी एक ही थी, लेकिन करुणानिधि की तुलना में एमजीआर की सोच थोड़ी ज्यादा उदार थी। हिंदुस्तान में एमजीआर पहले ऐसे अभिनेता थे जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उनके एक इशारे पर समर्थकों का सैलाब सड़कों पर आ जाता था। 1984 में बीमार एमजीआर ने अस्पताल के बेड से लोगों से वोट देने की अपील की। ये उनकी शख्सियत का ही करिश्मा था कि बगैर चुनाव क्षेत्र में गए ही वो 30,000 वोट से चुनाव जीत गए और तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सियासत में गरीबों के हक हुकूक की आवाज दमदार तरीके से रखी। जिस तमिलनाडु में 50 के दशक में व्यक्ति पूजा के खिलाफ बड़ा आंदोलन चला, उसी सूबे में एमजीआर की छवि इतनी ऊंची और विशालकाय बनी कि उनके समर्थक उनको देवता की तरह पूजने लगे। 1987 में एमजीआर के निधन के बाद उनकी सियासी विरासत को आगे बढ़ाया जयललिता ने, जो उनके साथ कई तमिल फिल्मों में हीरोइन का किरदार निभा चुकी थी। उन्हें क्वीन ऑफ तमिल सिनेमा कहा जाता था। करिश्मा और अदायगी ऐसी कि वो दीवानों का दिल चुरा लेती थी। शोहरत और बुलंदी के सातवें आसमान पर खड़ी अदाकारा के पैर हमेशा जमीन पर रहे। तमिल फिल्मों के सुपरस्टार एमजीआर के साथ कई फिल्मों में हीरोइन का किरदार निभा चुकी जयललिता जब सियासत में आई तो लोगों से घुलने मिलने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। जयललिता का बंगला समुद्र के किनारे है, आसपास कोई बस्ती नहीं है, लेकिन वहाँ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। उनको अपनी जनता से भय नहीं लगता। एमजी रामचंद्रन ही जयललिता को सियासत में लेकर आए। उनकी अंग्रेजी पर पकड़ और भाषण कला से प्रभावित होकर उन्हें राज्यसभा भिजवाया। देखते ही देखते उनकी पार्टी में हैसियत नंबर 2 की हो गई। जितनी शिद्दत से जयललिता ने फिल्मों में हर रोल निभाया, उतनी ही लगन से सियासत में भी हर जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश की। 1987 में एमजीआर के निधन के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा तूफान आया। जब एमजीआर का डेथ हुआ तो उनकी बीवी ने, उनके लीगल वाइफ ने, जो जानकी, लक्ष्मी जानकी ने, वहाँ से ज़बरदस्ती इवन उनको पार्थिव शरीर पे वहाँ उनका रेस्पेक्ट देने के लिए भी अलाउ नहीं किया। उनको तो वहाँ से ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था। तो एक तरह से लोगों में एक उनके प्रति एक सिंपैथी जनरेट हुआ। ये तस्वीरें 1987 की हैं, जब एमजीआर को श्रद्धांजलि देने के लिए जयललिता एमजीआर के घर पहुंची। घर के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई। उनके साथ जैसा सुलूक हुआ, उस अपमान की आग ने उन्हें आयरन लेडी बना दिया। 1989 के चुनाव में एआईएडीएमके बुरी तरह से हार गई। विरोधियों को मजबूरी में जयललिता को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाना पड़ा।
साल 1991 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से गठबंधन किया। एआईएडीएमके को चुनावों में जीत मिली और जयललिता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी तो उन्होंने अपने कड़े फैसलों से साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार में वही सब कुछ है। पार्टी बनाई अन्ना द्रविड़ मुन्नेट्र कழகம், जो एमजीआर ने ऑलरेडी बनाया था करुणानिधि के साथ झगड़ा करके डीएमके के बाद एडीएमके किया था। अभी अन्ना डीएमके आगे बढ़ाया जयललिता ने, क्योंकि जयललिता का कहना था कि एमजीआर और वो मिलके एडीएमके बनाए थे, तो उसका वो भी हकदार है। और आसानी से सब सिंपैथी वे में जयललिता चीफ मिनिस्टर बन गई। लेकिन सत्ता हमेशा एक हाथ में नहीं रहती। 1996 के चुनाव में तमिलनाडु के लोगों ने करुणानिधि को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। ऐसे में तमिलनाडु में सत्ता पर वर्चस्व वहां के सिनेमा जगत से निकले दिग्गजों का बना रहा। तमिलनाडु की दोनों बड़ी पार्टियों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, अपनी शर्तों पर केंद्र को समर्थन दिया। लेकिन सूबे की ड्राइविंग सीट पर कभी जयललिता रही तो कभी करुणानिधि। भ्रष्टाचार के आरोप में जब जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो उन्होंने अपने करीबी ओ पनीरसेल्वम को जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन पनीरसेल्वम ने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर बैठने की जगह जयललिता की तस्वीर रखकर शासन चलाकर सबको हैरान कर दिया। जयललिता पर घोटाले के कई आरोप लगे, उन्हें 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा। लेकिन गरीबों के दिल में जगह बनाने के लिए कई ऐसे फैसले लिए जिसने सूबे की राजनीति में उनकी छवि अम्मा जैसी बना दी। एक जमाने में तमिल सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और महंगी हीरोइनों में शुमार जयललिता ने फिल्मों में रोल भी अपने पसंद के हिसाब से किए और सियासत भी अपनी शर्तों पर की। लेकिन तमिल राजनीति के मूल तत्वों या कहें विचारों में जरा भी मिलावट की कोशिश नहीं की। गरीबों के दिल में जगह बनाने के लिए उनके दौर में अम्मा कैंटीन शुरू हुई, जहां सस्ते में खाना मिलता था। टेलीविजन और मंगल सूत्र बांटने की योजना ने उन्हें गरीबों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। अब न तो जयललिता जिंदा हैं और न ही करुणानिधि। तमिल राजनीति के दोनों ध्रुव चेन्नई के मरीना बीच पर चिर निद्रा में सोए हुए हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत पहले सियासी दौर पर बहुत सक्रिय दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनावी राजनीति से दूर रहने का ऐलान कर दिया। इसके पीछे उनकी खराब सेहत बताई जा रही है। वहीं फिल्म अभिनेता कमल हासन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नया आसमान तलाश रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई है जिसे नाम दिया है मक्कल निधि मय्यम पार्टी। कमल हासन की पार्टी ने टिकट के दावेदारों से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है और इसके लिए फीस रखी गई है 25,000। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कमल हासन तमिल राजनीति में एमजीआर, करुणानिधि या जयललिता जैसी जगह बना पाएंगे? कमल हासन की बेजोड़ अदाकारी के करोड़ों मुरीद हैं। सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत के सिनेमा घरों में भी उनकी फिल्में हाउसफुल जाती हैं। तमिलनाडु में तो उनकी दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। सिनेमा की दुनिया का ये सिकंदर अब तमिल राजनीति में जयललिता और करुणानिधि के निधन से पैदा हुए शून्य को भरने की कोशिशों में जुटा है। इसके लिए उन्होंने एक पार्टी भी बनाई है, मक्कल निधि मय्यम। उन्होंने 21 फरवरी से टिकट के दावेदारों से आवेदन मांगा। इसके लिए एक मोटी फीस भी तय कर दी गई है जो तमिलनाडु की सियासत के मिजाज से अलहदा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कमल हासन की पार्टी अपनी किस्मत आजमा चुकी है, जिसे 3.77% वोट मिले। कुछ शहरी इलाकों में वोट शेयर 10% गया था। ऐसे में कमल हासन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा नए सिरे से उफान मार रही है। कमल हासन और रजनीकांत, जबकि रजनीकांत ने अभी कह चुका है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे
और इन दोनों को भी तमिलनाडु का पॉलिटिक्स में कोई नेशनल पार्टी या कांग्रेस या बीजेपी या इस तरह का किसी नेशनल पार्टी से जुटे बिना कोई भी वहाँ अभी एक चुनाव जीत नहीं सकते, उस तरह का एक हालात बन गया है अभी। पहले तो सुपरस्टार रजनीकांत ने भी चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में अपने पैर पीछे खींच लिए। इस बीच कमल हासन और रजनीकांत के बीच मुलाकात हुई, जिससे सियासी अटकलों को पंख लग गए। तमिल की राजनीति में एक दौर में अहम किरदार निभाने वाली शशिकला जेल से बाहर आ चुकी हैं। ऐसे में अगर शशिकला ने तीसरा मोर्चा खोल दिया तो एआईडीएमके की मुश्किलें बढ़नी तय है। रामदास की पीएमके और विजयकांत की एमडीएमके का रुख भी किसी का पलड़ा भारी या हल्का कर सकता है। एआईएडीएमके की बड़ी विरोधी डीएमके की कमान करुणानिधि के छोटे बेटे स्टैलिन संभाल रहे हैं। उनका गठबंधन 2019 लोकसभा की सभी 38 सीटें जीतकर सबको चौंका चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तमिलनाडु के सियासी अखाड़े में कमल हासन कितनी दमदार जगह बना पाते हैं। तमिल राजनीति में कदम रखने वाले फिल्मी सितारों ने सियासत को कभी पार्ट टाइम जॉब की तरह नहीं लिया। पूरी ईमानदारी से सामाजिक विमर्श और मुद्दों से जुड़े रहे। सिनेमा के पर्दे पर हासिल लोकप्रियता से अपना सियासी कदम और कद आगे बढ़ाया तो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को भी भूले नहीं। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, आंध्र प्रदेश की राजनीति पर भी सिनेमा की छाप रही। एनटी रामाराव हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्में करते थे और भगवान राम और कृष्ण जैसे किरदार निभाते रहे। फिल्मों में मिली लोकप्रियता के सहारे वो सियासत में आए और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। उन्होंने तेलुगु गौरव और गरीबों की आवाज बुलंद करने की सियासत की। अपनी पार्टी तेलुगु देशम के जरिए उन्होंने केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए दबाव बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। हमेशा आम आदमी से जुड़ाव रखा, लेकिन तमिलनाडु या आंध्र की तरह मलयाली सिनेमा का कोई कलाकार सियासत में बड़ी पहचान नहीं बना पाया। आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपको बताएंगे कि उत्तर भारत की राजनीति में सिनेमा जगत की हस्तियों का जादू क्यों नहीं चला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।